अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। आप लोगों के लिए प्रोग्रामिंग का एक और लेक्चर जिसमें हम फंक्शन की थोड़ी सी बात करेंगे और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि एरे क्या होता है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है। ठीक है, उन दोनों चीज़ों को आज के दिन में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी फंक्शन की बात कर लेते हैं जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि आज के पास जो हमारा टॉपिक है वो भी फंक्शन है, लेकिन कौन सा फंक्शन है, दैट वन इज़ द रिकर्सिव फंक्शन। अब रिकर्सिव फंक्शन पहली बात होती क्या, ये हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं और लास्ट में हम क्या करेंगे उसकी एक एग्जांपल थोड़ी सी देख लेंगे। अब रिकर्सिव फंक्शन वो होता है जो कि खुद से कॉल करता है, बार बार कॉल करता है। ठीक है, यानी कि आपके पास एक फंक्शन है जिसको आपने एग्जीक्यूट करवाना है और वो खुद को बार बार कॉल कर रहा है, ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, रिकर्सिव फंक्शन कहलाएगा। यानी कि आप लोगों के पास एक स्पेशल केस है जिसके अंदर फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, इटसेल्फ कॉल कर रहा है। ठीक है, खुद जो है वो कॉल कर रहा है। ठीक है, आप लोगों को बताया कि पहले हमने जो देखा था उसमें यही था कि फंक्शन जो है ना आपके पास जो भी आप बनाते थे उसको फंक्शन कॉलिंग की मदद से आप जो है ना वो कॉल कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा कि फंक्शन आपका खुद से जो है वो कॉल करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, आपके पास रिकर्सिव फंक्शन का नाम दिया जाता है। असल में हमारे पास ये एक सिंपल सी एग्जांपल रिप्रेजेंट कर दी जिसमें एक मेन फंक्शन बनाया हुआ है कि हम ये कह रहे हैं कि ये आपके पास क्या है, रिकरियन की एक छोटी सी एग्जांपल है और उसी मेन के अंदर हमने एक और फंक्शन जो है वो यूज़ कर लिया है। ठीक है, और वो उसी का ही नाम है। तो ये बेसिकली आप लोगों के पास कौन सा फंक्शन है, ये आपके पास रिकर्सिव फंक्शन है, ऐसा फंक्शन जो खुद को ही कॉल कर रहा है। देखिए मेन है, मेन के अंदर ही हम मेन को दोबारा से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो फंक्शन ही खुद को दोबारा से क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। तो ये बेसिकली आपके पास किसकी एग्जांपल आ जाती है, ये रिकर्सिव फंक्शन की एग्जांपल आ जाती है। लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं है कि हमने कहाँ तक जाना है, इसलिए कहा जाएगा कि ये आपके पास फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब यहाँ पे आप लोगों के पास इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि ऐसा फंक्शन जो है ना आपके पास, ऐसी प्रॉब्लम जो रिकर्सिवली आप बार बार उन्हें कॉल करना चाहते हैं, बार बार उन्हें कैलकुलेट करना चाहते हैं, बार बार उन्हें एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिकर्सिव फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर बेस्ट एग्जांपल आ जाती है जो फैक्टोरियल वाला होता है ना। ठीक है, आप लोगों ने जो फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम किया था वो भी रिकर्सिव फंक्शन जो है ना वो भी आपके पास सेम इसी वे में ही अडॉप्ट किया जाता है। जैसे आपके पास अगर 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, पहले 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 4 को आगे जो है ना वो 3 से, फिर 3 को 2 से, फिर 2 को 1 से, यानी कि वही वैल्यू है लेकिन उससे कम होकर वो खुद से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। तो ये बेसिकली आपके पास रिकर्सिव फंक्शन। एक और फंक्शन आ जाता है जिसमें फिबोनाची सीरीज़ आ जाती हैं, वो भी इसकी मदद से ही करना क्या है, हमारे लिए पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है कि रिकर्सिव फंक्शन को थोड़ा सा माइनर सा आपको थोड़ा समझना जो है ना वो कहाँ पे आपने उसे कॉल करना है, किस तरह से, कौन सी लाइन आपने कहाँ पे लिखनी है, ये थोड़ा सा आप लोगों को इसमें देखना पड़ता है, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, अगर टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं आएगी कि मतलब एंडिंग कंडीशन नहीं होगी तो आपको, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में दिखाया, उसमें आपके पास क्या होगा कि वो जो आपके पास फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना आपके पास एग्जीक्यूशन स्पीड इसकी कम हो जाती है। क्यों कम होती है, क्योंकि आपके पास जो फंक्शन है बार बार उसी के पास जा रहा है ना। ठीक है, जब बार बार उसी के पास जो है वो जा रहा है तो इसकी वजह से उसकी जो स्पीड है वो क्या हो रही है, आपके पास कम हो रही है। यानी कि आपके पास फंक्शन है, दो काम करने हैं, एक तो ये है कि खुद को एग्जीक्यूट भी करना है और खुद को ही कॉल भी करना है, तो उसके लिए आपके पास इसकी स्पीड क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। ठीक है, हम यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, और वो एग्जांपल कौन सी है, आपके पास फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम की है, लेकिन उससे पहले जो है ना वो एक फंक्शन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आप लोगों को जैसा कि पता है कि हमारे पास सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे, और डेटा टाइप आपके पास इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, आपके पास ये कोई भी हो सकती है। अब देखिए फैक्टोरियल है तो उसने सेल, अगर 1000 का फैक्टोरियल फाइंड करते हैं तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, तो इसलिए हमारे पास डेटा टाइप ऐसी यूज़ करनी है जिसका साइज़ जो इस काबिल हो कि ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सके। तो उसके लिए मैंने क्या यूज़ कर ली है, लॉन्ग इंट यूज़ कर ली है। ठीक है, लॉन्ग और लॉन्ग इंट। उसके बाद ये फंक्शन का क्या आ गया, हमारे पास नाम आ गया, और आपके पास जो फंक्शन है वो किस तरह की वैल्यू के ऊपर काम करेगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू के ऊपर जो है वो काम करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इंटीजर जो है वो आपके पास लिख दिया है, और इसे हम फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं, और जैसा कि आप लोगों को पता है इसे हम फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसके आपके पास क्या है, मल्टीपल नाम है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। ठीक है जी, ये आप लोगों के पास क्या है, पहली लाइन है फंक्शन डिक्लेरेशन, जिसमें आप लोगों के पास ये फंक्शन की डेटा टाइप आ गई। ठीक है, उसके बाद ये जो है फंक्शन का नेम आ गया, और ये वो फंक्शन की टाइप आ गई जिसके ऊपर आपका फंक्शन काम करेगा। और यहाँ पे याद रखिएगा, आपके पास वो पैरामीटर जो आप यहाँ पे पास करते हैं ना, इसे हम पैरामीटर भी कहते हैं।
ठीक है। और ये आप लोगों के पास जो है ना, इसे हम पैरामीटर भी कहते हैं, यानी कि ये जो इंट पास किया गया है, ठीक है, इसे हम नाम देते हैं पैरामीटर्स, या फिर इसे हम नाम देंगे आर्गूमेंट्स। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ। ये वो वैल्यू है जिसके ऊपर आपका फंक्शन काम करने वाला है। ठीक है जी, और उसे हम पैरामीटर भी कहेंगे। और अगर ये 2 पैरामीटर हैं तो किससे सेपरेट किया जाएगा, कोमा से सेपरेट कर लिया जाएगा। उसके बाद वो वेरिएबल जो आप यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, ये देखें ना, एक वेरिएबल ही डिक्लेयर किया गया है ना। ठीक है, ये क्या किया गया है, वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया, जिसमें आप डेटा टाइप और नेम बता रहे हैं और एंड पे क्या लिख रहे हैं, सेमीकोलन। तो ऐसा वेरिएबल जो मेन से ऊपर डिक्लेयर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे। और ये वेरिएबल कहीं पे भी प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में असेसिबल होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को पता है कि यहाँ पे मेन फंक्शन आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमने मेन के अंदर कोई वेरिएबल अगर डिक्लेयर किया हुआ है और वो उसी हिस्से में अगर इस्तेमाल हो रहा है, जैसे यहाँ से लेके आपके पास ये जो वेरिएबल है वो आपके पास इस हिस्से तक जो है वो इस्तेमाल होगा, तो वो आप लोगों के पास कौन सा वेरिएबल है, ये आप लोगों के पास एक किस्म का लोकल वेरिएबल जो है वो होता है। ठीक है, तो इसे हम लोकल ये जो लॉन्ग इंट और ANS है ना, आंसर, ठीक है, इसे हम क्या कह रहे हैं, लोकल वेरिएबल। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता है कि वेरिएबल के बगैर हम वैल्यूज़ को कभी भी हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए मैं जो है ना इसे डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि कौन सी चीज़ को क्या कह रहे हैं, ताकि आप लोगों का एक दफ़ा दोबारा से रिकॉल हो जाए। उसके बाद आप लोगों को पता है कि आप प्रिंट एफ जब स्कैन एफ का इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले प्रिंट एफ ज़रूर लिखते हैं, ताकि आप वैल्यू को क्या कर सकें, आपके पास इनपुट करवा सकें। ठीक है, और उसके बाद स्कैन एफ में आप लोगों को पता है कि एड्रेस ऑपरेटर आता है, साथ में वेरिएबल का नाम आ जाता है। फिर ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये यूज़ किया जाता है वैल्यू में, किसी वेरिएबल में वैल्यू रीड या फिर राइट करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को वेरिएबल में राइट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, %d का इस्तेमाल किया है। उसके बाद आप लोगों को पता है कि फंक्शन के अंदर क्या होता है, जब इनपुट ले ली जाती है फिर फंक्शन को कॉल किया जाता है, दैट वन इज़ द फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, लेकिन इसे किसी तरह से कॉल किया जा रहा है, कॉल बाय वैल्यू किया जा रहा है। अगर साथ में एड्रेस ऑपरेटर होता तो यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस होता, जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किया था। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास देखें, यहाँ पे अब आप लोगों के पास क्या है कि ये जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ से हम जंप करेंगे और इस हिस्से पे आ जाएंगे। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि ये जो अलहदा से हिस्सा बनाया जाता है इसे हम फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। ठीक है, ये जो पूरा हिस्सा है ना जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दैट वन इज द फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम फंक्शन डेफिनेशन का नाम देंगे इस पूरे हिस्से को। इसके अंदर ये जो पहली लाइन है, ये जो पहली लाइन मैंने लिखी हुई है, ये आपके पास क्या है, फंक्शन हेडर, ये सेम वही नाम होता है, डेटा टाइप भी वही होती है, नेम भी वही होता है। उसके बाद यहाँ पे हम इंटीजर और साथ में क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो पहली लाइन को हम क्या कहेंगे, फंक्शन हेडर का नाम देते हैं। और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आ जाती है, फंक्शन बॉडी आ जाती है। ठीक है, और इस सारे हिस्से को, यानी कि इस पूरी की पूरी लाइन ऑफ कोड को हम क्या कहेंगे, फंक्शन डेफिनेशन का नाम दिया जाता है। अब फैक्टोरियल आप लोगों को पता है ना, आपके पास अगर 5 का फैक्टोरियल है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 होना है। इसका मतलब है कि उस n में से एक अगर नंबर आपने कोई ले लिया है तो उसमें से एक माइनस होता जाएगा, यानी कि n-1। उसके बाद नेक्स्ट टाइम उस n में से फिर एक और माइनस हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम उसमें से n में से एक और माइनस हो जाएगा। इस तरह चलते जाएंगे और कहाँ तक पहुँच जाएंगे, 1 तक पहुँच जाएंगे। लेकिन ये होता है कि कोई बंदा अगर नंबर एंटर करता है तो वो सिर्फ 1 एंटर कर देता है, तो 1 का फैक्टोरियल सिर्फ क्या होता है, 1 ही होता है। जब 1 का फैक्टोरियल आपके पास 1 नहीं होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक कंडीशन स्पेसिफाई कर देंगे, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल भी हमारे पास 1 होता है। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर n आपके पास 1 है या फिर n आपके पास 0 है तो रिटर्न क्या हो जाए, सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाए। और ये जो रिटर्न 1 है इसको क्या कह रहे हैं, रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। अगर आप ये चाह रहे हो कि यहाँ से डेफिनेशन से वैल्यू कहाँ पे जाए, वापस फंक्शन कॉलिंग के पास जाए, तो उसके लिए हम किस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, रिटर्न का। और जैसी वैल्यू आप रिटर्न करवाना चाह रहे हैं वैसी ही टाइप आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और हमने वही वैल्यू क्या करनी है, लॉन्ग इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, लॉन्ग इंट जो है वो आपके पास लिखा जा रहा है। लेकिन अगर सपोज वैल्यू 1 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, फैक्टोरियल कैलकुलेट तो होगा। तो जो फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा तो हम क्या करेंगे, n को मल्टीप्लाई करेंगे फैक्ट n-1 के साथ। तो यहाँ पे देखें, अगर 5 है ना तो 5 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 4 के साथ, फिर दोबारा से ही कॉल होगा, फिर 5 को मल्टीप्लाई किया आपके पास 4 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी कि जो आंसर आ जाएगा उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा आपके पास उससे प्रीवियस वैल्यू के साथ, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा उससे प्रीवियस वैल्यू के साथ, और ये आपकी फैक्टोरियल वाला काम जो है ना वो आपके पास चलता रहता है।
और ये जो फंक्शन है सिर्फ सिंपली हमने चेंज क्या किया है, सिर्फ लॉजिक थोड़ी सी चेंज कर दी है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या कर दिया है, ये जो लाइन है ना ये रिकर्जन हो रही है, ठीक है। n मल्टीप्लाई फैक्ट इंटू n-1, ये जो छोटी सी लाइन है ये रिकर्जन है। ये कैसे रिकर्जन हो रही है, ये फैक्ट n-1 ये बार बार चलता रहेगा जब तक हम कहाँ तक नहीं पहुँच जाते, जब तक हम n=1 तक नहीं पहुँच जाते। और आप लोगों को जैसा मैंने डिफाइन किया कि इसमें अगर एंडिंग कंडीशन ना हो तो आपका ये जो फंक्शन है ये कभी भी स्टॉप नहीं करेगा, ये बार बार एग्जीक्यूट करता रहेगा। और इसमें देखें हम लोगों ने क्या किया, लूप का इस्तेमाल नहीं किया बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए, बल्कि हमने किसका इस्तेमाल किया है, यहाँ पे रिकर्जन का इस्तेमाल किया है सेल्फ कॉलिंग के लिए, बार बार उस चीज़ को क्या करने के लिए हमारे पास है, कॉल करने के लिए। तो ये आप लोगों के पास छोटी सी एग्जांपल है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं बार बार लेकिन लूप इस्तेमाल किए बगैर, और हम जिस कंसेप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं दैट वन इज़ द रिकर्जन, ठीक है। अब दोबारा से देख लें, मैं आप लोगों को एग्जांपल से अगर समझा दूँ तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आएगा, ठीक है। हम यहाँ पे एक छोटी सी जो है ना एक कमेंट सेक्शन जो है वो बना लेते हैं, और उसके बाद देखिए आपके पास पहली दफ़ा आपने वहाँ से इधर क्या पास कर दिया, 5 पास कर दिया। जब 5 पास किया है ना तो हमारे पास होगा क्या, 5 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, n-1 का मतलब है n में से एक माइनस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब 5 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, आपके पास है सिंपली हमारे पास जो मल्टीप्लाई किया जाएगा वो 4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 को फिर क्या किया जाएगा, उससे फिर कम से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। यानी कि आपके पास 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। फिर आपके पास क्या किया जाएगा, उस 60 को उससे एक, यानी कि नेक्स्ट देखना पहली दफ़ा हम वैल्यू जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले वैल्यू 5 थी लेकिन उसमें से एक माइनस हो गया तो 4 आ गया, फिर एक माइनस हुआ तो 3 आ गया, फिर एक माइनस हुआ, ठीक है। फिर एक आपके पास अगर माइनस होता है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 आपके पास जब आया है, ठीक है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 120 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 120। जब 120 आ गया यहाँ पे तो फिर आप लोगों के पास क्या होगा कि 120 को आगे किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। जब 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ऑलरेडी देखें यहाँ से वही वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर वहाँ से वापस चली जाएगी, तो आपके पास जो रिटर्न होगा वो कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी, 120 जो है वो आपके पास है रिटर्न हो जाएगा। तो ये आप लोगों के पास क्या है, रिकर्सिव फंक्शन की छोटी सी क्या है हमारे पास एग्जीक्यूशन है, ठीक है। आप इसको इम्प्लीमेंट थोड़ा सा पहले से रन कर लेते हैं, उसके बाद एक दो चीज़ें और इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें कुछ अंदाज़ा हो जाए। 5 को जैसे हमारे पास आया, देखे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 120। फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120। यहाँ पे ज़रा गौर कर लें कि आपके पास स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो, ये वाली फैक्टोरियल ऑफ %d यूजिंग फंक्शन इज़, और आगे ये LD लिखा हुआ है, इसका मतलब है लॉन्ग इंट, ठीक है। जैसे %d इंट के लिए यूज़ होता है तो LD किस लिए यूज़ होता है, लॉन्ग इंट के लिए हमारे पास जो वो यूज़ होता है। उसके बाद वो नंबर, ठीक है, जो आपने कैलकुलेट किया है, यानी कि जिसका फैक्टोरियल फाइंड होना है, और आगे वो आंसर। लेकिन ना यहाँ पे आप लोगों की आसानी के लिए मैं यहाँ पे ना एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक चीज़ का अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लाइन जो है वो कोड, लाइन ऑफ कोड लिख देता हूँ, और लाइन ऑफ कोड क्या है हमारे पास, मैं यहाँ पे सिंपली कह देता हूँ प्रिंट, डबल कोटेशन में मैं लिख देता हूँ वैल्यू इन फैक्ट इज़, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि इसी जगह से ये जो इसके बाद वाली लाइन जो है ना वो एग्जीक्यूट हो रही है। तो इधर हम क्या लिख देते हैं, परसेंटेज, आपके पास वैल्यू आप लोगों को पता है कि LD है, लॉन्ग टाइप की है, तो हम क्या यूज़ कर लेते हैं, हम यहाँ पे सिंपली जो है ना वो %d जो है वो यूज़ कर लेते हैं। फिर आपके पास क्या है, क्वेश्चन जो है ना वो आपके पास कोमा आ जाता है, और फिर हम क्या यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, हम यहाँ पे सेम यही लाइन जो है ना ये आपके पास यहाँ पे सिंपली मैं किसको प्रिंट कर देता हूँ, n को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। आप ज़रा लाइन ऑफ कोड को स्टडी कीजिएगा कि वैल्यूज़ कैसे कैसे चेंज हो रही हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, /n जो है वो लगा देते हैं, ताकि आप लोगों को हर दफ़ा जो है वो नई लाइन पे चीज़ें जो है वो नज़र आती हुई, यानी कि नई लाइन पे आपके पास लिखी हुई नज़र आए। मैं इसे कंपाइल करता हूँ। अब यहाँ पे देखें आप लोगों के पास वो क्या कह रहा है कि प्रिंट जो है ना वो आपके पास नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, प्रिंट को डिक्लेयर नहीं किया गया क्योंकि स्पैमिंग का मैंने ये जो ना P कैपिटल लिख दिया गया था, इसलिए हमारे पास ये गलती हो गई। तो हम यहाँ पे आप देखें मैं सिर्फ 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास देखें प्रिंट एफ फैक्टोरियल ऑफ 4 यूजिंग फंक्शन इज 24, वो जो लाइन मैंने वहाँ पे लिखी है ना वो एग्जीक्यूट नहीं हुई।
इसका मतलब यहाँ पे क्लियर है, आप लोगों को एक बात वाज़िया होनी चाहिए, और वो बात वाज़िया कैसे होनी चाहिए कि आपके पास यहाँ से हम ये रिटर्न होने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ से हम वापस जा रहे हैं, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों के पास वापस जो है ना वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से वापस जो है ना मूव कर रहे हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा यहाँ पे हो जाना चाहिए कि हमारे पास क्या है, कौन सी चीज़ किस तरह से जो परफॉर्म होनी है। दोबारा से देख लीजिएगा, मैं अब यहाँ पे मैंने इसको दोबारा से रन करता हूँ, तो अब मैं दोबारा से एफ जो है ना वो एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे देखिए आपके पास कोई लाइन ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही। ठीक है, तो रिटर्न की वजह से हमारे पास क्या है कि इससे बाद हमारे पास क्या है, यहाँ से हम वापस जा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे अब करते क्या हैं, इस लाइन को यहाँ से उठाते हैं और इस लाइन को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, उसे यानी कि रिटर्न से पहले। तो आप ज़रा देखिएगा, अब ज़रा देखें वैल्यू क्या आपके पास आ रही है। वैल्यू ऑफ फैक्ट इज़ 5 4 3 2 एंड 1 नहीं आ रहा। 1 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि 1 जब आपके पास 1 की दफ़ा हम यहाँ पे आए नहीं हैं। हम कहाँ पे आए हैं, यहाँ से हम इधर चले गए हैं। यानी कि आपके पास जब 1 वैल्यू हुई तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, फिर ये आपके पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। ठीक है, तो ये आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें देख लेनी है कि ये जो रिटर्न है ये कैसे काम करता है। ठीक है, ये कंसेप्चुअल चीज़ थी कि आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि रिटर्न जो है वो किस तरह से आपके पास बिहेव करता है। ठीक है, अब ज़रा सेम यही लाइन मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ज़रा गौर कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, और मैं इधर लिख देता हूँ इन इफ़ इज़, ताकि आप लोगों को पता हो कि ये जो लाइन एग्जीक्यूट हुई है ना, ये किसकी एग्जीक्यूट हुई है, इफ़ की एग्जीक्यूट हुई है। int was fact int without previous if। तो यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा वही ब्रैकेट वाला इशू आ गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन स्टेटमेंट्स को ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इन स्टेटमेंट को किस में लिख देता हूँ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ जी, ताकि आप लोगों को क्लियरली अंदाज़ा हो सके कि कौन सी लाइन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। तो मैंने क्या कर दिया है, इन स्टेटमेंट्स को ब्रैकेट में जो है वो लिख दिया है। अब देखें यहाँ पे फिर से वही चीज़ देखें, वैल्यू ऑफ फैक्ट इज़ 4 3 2 1, यानी कि ये स्टेटमेंट 3 दफ़ा एग्जीक्यूट हो रही है। और उसके बाद जो नीचे वाली स्टेटमेंट है वो कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हो रही है, हमारे पास 1 दफ़ा सिर्फ एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये फंक्शन काम कैसे करता है। अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लें मज़ीद, तो ये आप लोगों के पास कुछ इस तरह से जो है वो काम कर रहा है। सबसे पहले आपके पास क्या होगी, जैसे ही इंट के पास वैल्यू आएगी, ये एन के पास, ठीक है, ये कंडीशन चेक होगी। अब पहली दफ़ा इनकी वैल्यू क्या आई, 4 आ गई। जब 4 आ गई तो आपके पास ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे, तो हम एल्स पार्ट पे आ जाएंगे। जब एल्स पार्ट पे आ जाएंगे तो यहाँ से आपके पास क्या कैलकुलेट होगी, रिकरियन जो है वो कैलकुलेट होगी, उससे वैल्यू लेस जो है ना वो क्या होती जाएगी, माइनस होती जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वैल्यू लेस जो है वो माइनस होगी, तो हमारे पास जो है ना वो सिंपली एक चीज़ यहाँ पे जो है ना वो स्टेटमेंट आपके पास जो है ना वो एग्जीक्यूट, ये स्टेटमेंट जो है वो बार बार क्या होती रहेगी, एग्जीक्यूट होती रहेगी। जब ये स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होती रहेगी तो जैसे ही वैल्यू 1 मिलेगी तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि कौन सी स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी। और उसके बाद ये जो लाइन ऑफ कोड है ये क्या होगा, हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये काम आपके पास चलता रहेगा। और ये काम किस टाइम तक चलता रहेगा, जब तक आपके पास ये जो स्टेटमेंट है ये पूरी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। ठीक है, और ये आप लोगों के पास यहाँ पे थोड़ी सी बात हम लोगों ने देख ली है कि आपके पास ये काम किस तरह से कर रहा है। ठीक है, एन की वैल्यू आपने देख ली है कि एन की वैल्यू आपके पास कैसे कैसे जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। लेकिन यहाँ पे ना अब एक थोड़ा सा चेंज मैं और करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन की वैल्यू भी लिख देता हूँ। ज़रा देखिएगा, मैं यहाँ फैक्ट और इधर मैं लिख देता हूँ आप लोगों के पास n-1। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, n-1 लिख दिया। ठीक है, और इधर मैं परसेंटेज d जो है ना वो आपके पास /t लगाने के बाद परसेंटेज d जो है वो एक और लिख देता हूँ। अब देखिएगा इसका बिहेव थोड़ा सा आप लोगों को एक और तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, मैं इसे रिकॉल करता हूँ दोबारा से। अब ज़रा गौर करें यहाँ पे। ठीक है, अब देखें अब इसका बिहेव किस तरह से है कि आपके पास वैल्यू ऑफ फैक्ट इज़ इन f इज़ 1, फिर वैल्यू ऑफ f इज़ 2, फिर वैल्यू ऑफ f इज़ 3। अब यहाँ पे अब आप लोगों को बात जो याद रखनी है, दोबारा से जी इसको ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं ताकि आप लोगों को मज़ीद चीज़ें जो है वो क्लियर हो सकें। ठीक है,
मैं इस लाइन को क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमारे पास, ताकि थोड़ा सा हमारे पास जो लाइन ऑफ कोड है वो थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है, यहाँ पे अब मैं क्या लिख रहा हूँ, 4 एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ज़रा गौर करें अब ये कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है आप लोगों के पास, ये किस तरह से वर्किंग जो है परफॉर्म करके हमें दे रहा है। ठीक है जी, अब ज़रा गौर कीजिएगा जी। मैं पहले वाले को क्लोज कर देता हूँ। नंबर हमने क्या एंटर किया, नंबर हमारे पास जो है ना वो आप लोगों ने एंटर किया, वो क्या था हमारे पास, 4 एंटर किया। ठीक है, जब 4 एंटर हुआ तो उसके बाद देखें आपके पास 2 वैल्यू आ रही हैं। ठीक है, वैल्यू कौन कौन सी आ रही है, वैल्यू ऑफ फैक्ट इज़ ट्रू, और उसके बाद यानी कि आपके पास क्या है, n के पास वैल्यू जो आ रही है वो कौन सी वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है। और उसके बाद इस जो है आपके पास d है, इसके पास वैल्यू क्या आ रही है, n-1, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, आपके पास जो है ना वो 1 वैल्यू आ गई। तो ये आप लोगों के पास क्या है, सेल्फ कॉलिंग कर रहा है, ये अपने तरीके से काम करता है। ठीक है, ये अपने तरीके से वर्क करता है, और उसके बाद वैल्यू जो है वो एग्जीक्यूट करके आपको दे देता है। सिर्फ आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि रिकर्जन क्या होती है, ऐसा फंक्शन जो खुद को कॉल करेगा। ठीक है, और खुद को अपनी मर्ज़ी से कॉल करेगा, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके देगा, अपने आर्किटेक्चर के मुताबिक फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म करके देगा। और ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, रिकर्सिव फंक्शन का नाम दिया जाता है। ठीक है, और सिंपली रिकर्सिव फंक्शन को 2 सिचुएशन में हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, एक फिबोनाची सीरीज़ में, और एक आप लोगों के पास जो है ना वो ये जो फैक्टोरियल है इसके अंदर। तो आप लोगों के पास जो है ना असाइनमेंट जो है वो यही होगी कि आप लोगों ने क्या करना है, जो फिबोनाची सीरीज़ है ना उसको भी रिकर्सिव फंक्शन की मदद से क्या करना है, परफॉर्म करना है। ये आप लोगों के पास एक चीज़ आ गई जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, दैट वन इज़ द फंक्शन। ठीक है, दैट वन इज़ द रिकर्सिव फंक्शन। अब थोड़ा सा चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, आगे हम बढ़ते हैं एक और पॉइंट की तरफ, और वो है आप लोगों के पास एरे। ठीक है, अब एरे क्या चीज़ होती है वो उससे थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम एरे को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब उससे पहले जब आप एरे को डिस्कस करने वाले हैं तो आपके 2 चीज़ों के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक आपके पास फंक्शन उसके बाद फंक्शन कह रहा हूँ, आप लोगों के पास लूप और साथ में इफ एल्स, इन स्टेटमेंट्स का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप एरे को अच्छा जो है वो समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब एरे क्या होता है, एरे बेसिकली क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा, या फिर आपके पास एरे क्या होता है, कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन, जिसके अंदर आप लोगों के पास सेम किस्म की वैल्यूज़ आ सकती हैं। और सेम किस्म की वैल्यूज़ कितनी आ सकती हैं, ये इसको हम साइज़ को डिफ़ाइन करते हैं, और हम इसकी टाइप को डिफ़ाइन करते हैं। साइज़ का मतलब है कितनी वैल्यूज़ आ सकती हैं, और टाइप का मतलब है किस किस्म की वैल्यूज़ आपके पास आ सकती हैं। लेकिन याद रखिएगा वो सारी की सारी वैल्यूज़ सेम किस्म की होंगी, वो एक से ज़्यादा किस्म की वैल्यूज़ नहीं होंगी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम मार्क्स स्टोर करना चाहते हैं 100 स्टूडेंट्स के, तो हम उसके लिए क्या क्रिएट करेंगे, एरे क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर देखें फ्लोट मार्क्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है जो आप टोटल वैल्यूज़ इसमें रख सकते हैं वो 100 वैल्यूज़ रख सकते हैं, और उसके बाद वो वैल्यू की टाइप कौन सी होगी, फ्लोट टाइप की होगी। वो आपके पास इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ नहीं होंगी, या करैक्टर टाइप की वैल्यूज़ नहीं होंगी। अब आपके पास कुछ एग्जांपल हैं जहाँ पे आप इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना है, हर घंटे का, एक दिन का जो है 24 घंटे का टेम्परेचर जब उसे रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए हम एरे का इस्तेमाल करेंगे। मंथ ईयरली टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है तो हम एरे का इस्तेमाल करेंगे। या फिर हमने लिस्ट बनानी है अपने एम्प्लॉयज़ की, तो उसके लिए हम एरे का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने अपने प्रोडक्ट जो है ना उसकी लिस्ट एक डिफ़ाइन करनी है, उनकी कास्ट डिफ़ाइन करनी है, तो हम एरे का इस्तेमाल करेंगे। क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं उनके अपने स्कोर को रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए हम एरे का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने कस्टमर्स को स्टोर करना है उनके टेलीफोन नंबर्स के साथ, तो उसके लिए भी हम एरे का इस्तेमाल करेंगे। या फिर बारिश जो है ना वो कितनी हुई है डेली जो है उसका डेटा लेना है, तो उसके लिए भी हम एरे का इस्तेमाल करेंगे। ये तो डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, आपके पास एरे का इस्तेमाल करते हैं। अब एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, एरे को डिक्लेयर करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिंपली आप क्या करोगे, डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, एरे का नाम और एरे का साइज़। अब यहाँ पे आप लोगों के पास किस तरह से, जैसे यहाँ पे देखेंगे फ्लोट मार्क्स और आगे क्या है आपके पास 5 आपके पास आ गया। फ्लोट तो डेटा टाइप हो गई, मार्क्स आपके पास नेम हो गया, और 5 क्या हो गया आपके पास एरे का साइज़ हो गया। इसका मतलब है आपने एक ऐसा एरे बनाया है जो फोल्ड कर सकता है फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज़ को, और उनका वो टोटल वैल्यूज़ कितनी होंगी, 5 वैल्यूज़ हो सकती हैं।
ठीक है। आप चाहें तो इंटीजर टाइप वैल्यूज़ भी बना सकते हैं, आप चाहें तो करैक्टर टाइप वैल्यूज़ भी बना सकते हैं, करैक्टर टाइप का एरे भी बना सकते हैं। यानी कि जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स है वैसा एरे जो है वो आप क्या करेंगे यहाँ पे इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें मैं आपके सामने दो और किस्म के एरे जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हम फंक्शंस को क्या कर देते हैं, इसमें से रिमूव कर देते हैं ताकि हमें नया जो कंसेप्ट आने वाला है उसके लिए हमें सिर्फ वही कंसेप्ट नज़र आए, बाकी चीज़ें जो है ना उसमें हमें लिखी हुई नज़र ना आए। ठीक है, यहाँ पे अब आप लोगों के पास क्या आ जाता है कि हमने अगर एरे क्रिएट करना है इंटीजर, उसका नाम मैं ARR रख देता हूँ, फिर ये आपके मेरे पास बड़ी ब्रैकेट लगानी है यहाँ पे 10। तो ये बेसिकली मैंने एरे डिक्लेयर किया है जिसका साइज़ आपके पास 10 है और ARR उसका नाम है, और वैल्यूज़ किस किस्म की आ सकती हैं, इन टाइप की आ सकती हैं। ये मैं एक और एरे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और आप लोगों के पास क्या है, ये आपके पास समझ लो कि एरे है, एरे ऑफ करेक्टर्स है जिसके अंदर 100 किस्म के 100 करेक्टर जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास है। एक और एरे में अगर क्रिएट करता हूँ तो मैं फ्लोट आपके पास एवरेज और यहाँ पे उसका साइज़ मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ 1000। तो ये आपके पास जैसा चाहें वैसे आप एरे जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें पहले एरे में इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ आएंगी, दूसरे एरे में करैक्टर, तीसरे एरे में फ्लोट। ठीक है, तो एक किस्म की वैल्यूज़ ही उसके अंदर स्टोर होंगी, एक से ज़्यादा किस्म की वैल्यूज़ उसमें स्टोर नहीं होंगी। ठीक है, उसके बाद एरे के किसी भी वैल्यू को अगर असेस करना है तो असेस करने का तरीका क्या होता है कि आप एरे के इंडेक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। और अगर 5 वैल्यूज़ हैं तो पहला इंडेक्स 0 होगा, अगला इंडेक्स 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, यानी कि 5 वैल्यूज़ की अगर हम बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ना हम एक चीज़ डिफ़ाइन कर देते हैं। आप लोगों के सामने मैं एक फंक्शन जो है वो यूज़ करता हूँ जिसका नाम है साइज़ ऑफ ऑपरेटर। आप देखिएगा उसकी वजह से जो है ना आपको एक नई चीज़, एक नया कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता हुआ जो है वो नज़र आएगा। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एरे इंट एरे, उसका साइज़ मैंने क्या डिफ़ाइन किया है, 10 डिफ़ाइन किया है, और इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट लिख कर देता हूँ। और प्रिंट टाइम में देखें मैं क्या लिख रहा हूँ, %d, लेकिन इसके साथ मैं क्या करूँगा, आपके पास एक फंक्शन जो है वो यूज़ करूँगा। ठीक है, और फंक्शन आपके पास कौन सा फंक्शन होगा, आपके पास साइज़ ऑफ फंक्शन होगा। ठीक है, अब ये साइज़ ऑफ फंक्शन में मैं क्या पास कर देता हूँ, एरे पास कर देता हूँ। ये ना बिल्ट इन एक ऑपरेटर है। ठीक है, जिसका काम ये होता है कि आपको साइज़ डिफ़ाइन करके देना कि कौन सी वैल्यू है उसका साइज़ क्या है, 4 बाइट, 8 बाइट, 10 बाइट, 12 बाइट, 16 बाइट। तो इसको मैं साइज़ ऑफ का नाम दे देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें उसका साइज़ क्या आया, 40 आया। 40 आप बता सकते हैं कैसे आया, ऑब्वियस ही बात है ना, इंट का साइज़ क्या होता है, 4 बाइट साइज़ लेता है। लेकिन यहाँ पे देखें आप मेमोरी लोकेशंस कितनी बन गई, आपके पास 4 मेमोरी लोकेशंस बन गई। एरे में इंट आपके पास कितनी मेमोरी लोकेशंस बन गई, 4 मेमोरी लोकेशंस बन गई। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मैं एक और चीज़ आपको डिफ़ाइन कर दूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे जो है ना नम ले लेता हूँ, एक वेरिएबल और। ठीक है, इधर कोमा लगाते हैं और साइज़ ऑफ फंक्शन फिर से यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे मैं अब क्या करता हूँ, आप लोगों के पास सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन जो है ना वो और इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, और वो फंक्शन कौन सा होगा, आपके पास साइज़ ऑफ का दोबारा से यूज़ करते हैं, और उसमें मैं क्या पास कर देता हूँ, नम पास करता हूँ। ठीक है, और इधर %d जो है ना वो एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ एरे साइज़, और यहाँ पे आप लोगों के पास क्या लिख देता हूँ, नंबर साइज़, ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि वाकई ही ये सेपरेट साइज़ जो है वो फाइंड किए जा रहे हैं। अब देखें एरे साइज़ 40 है और नंबर साइज़ 4 है, तो आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि अगर एक सिंपल वेरिएबल होता है जो डेटा टाइप जो है उसके साइज़ कितना होता है, 4 बाइट होता है। लेकिन अब देखें यहाँ पे टोटल साइज़, टोटल आपके पास मेमोरी लोकेशन नम के अंदर एक मेमोरी लोकेशन है, लेकिन जो एरे और अगर ब्रैकेट में 10 लिखा है ना, इसमें टोटल 10 मेमोरी लोकेशन है। अब एक मेमोरी लोकेशन उसका साइज़ कितना है, आप लोगों के पास 4 बाइट है, तो 10 मेमोरी लोकेशन का साइज़ कितना होगा, आपके पास 40 बाइट होगा। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे ये जो साइज़ आया है ये बेसिकली टोटल मेमोरी लोकेशंस का साइज़ है, और वो क्या है हमारे पास है, 40 बाइट है। तो आप लोगों के पास एरे में क्या होगा कि अगर आप सिंपल वेरिएबल यूज़ करें तो एक मेमोरी लोकेशन होती है, उसमें आप एक वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन एरे के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज़ जो हैं वो क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने देखना है, जिसमें आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि साइज़ अगर मेमोरी लोकेशन ज़्यादा बन रही हैं तो सिर्फ एक साइज़ में ही वो मेमोरी लोकेशन नहीं आएंगे, बल्कि हर एक मेमोरी लोकेशन के लिए क्या होगा, आपके पास सेपरेट साइज़ जो है वो उसके अंदर क्रिएट किया जाएगा, सेपरेट वैल्यू जो है उसके अंदर स्टोर की जाएंगी।
ठीक है। तो तभी ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर आपके पास स्टार्टिंग एड्रेस जो है ना वो आपके पास 0 है तो वो समझ लें कि उसका एड्रेस 2120 है, तो आगे वाला एड्रेस क्या होगा 2124 होगा, क्योंकि फ्लोट का साइज़ भी कितना होता है आपके पास 4 बाइट ही होता है। तो ये आप लोगों के पास एरे को इनिशियलाइज़ करने के दो तरीके लिखे हुए हैं। आप चाहें तो एरे को क्या कर सकते हैं, आप लोगों के पास इनिशियलाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे आप लोगों के पास वेरिएबल है ना, वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं, इज इक्वल टू आप लोगों के पास, मैं इसको अलहदा से कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएं। इंट नम इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 10। तो ये आपके पास क्या है, वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करने का तरीका है। और एरे को इनिशियलाइज़ करने का तरीका क्या है कि आप ये छोटी ब्रैकेट यूज़ करें और इसका साइज़ आपके पास देखें 10 है, तो हम 10 वैल्यूज़ जो है ना वो इसके अंदर लिख लेते हैं। बल्कि मैं क्या करता हूँ, साइज़ ही चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को डिफ़ाइन हो सके कि इसका साइज़ 4 है, तो आप इसके अंदर क्या रख सकते हैं, 4 वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कंपाइल एंड रन करते हैं तो देखें अब आपके पास 4 मैंने लोकेशन बनाई ना, तो आप देखें उसके पास साइज़ क्या आ गया, 16 आ गया। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास क्या है, ये इनिशियलाइज़ करना, ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है। ठीक है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है जी। और ये जो ऊपर लिखी है ये दैट वन इज द एरे इनिशियलाइजेशन। ठीक है, और ये एरे इनिशियलाइजेशन कब है, जब एरे को मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसी टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, उसको जो है ना वो इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ। सेम ऐसे ही वेरिएबल को भी उसी टाइम इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ। एक और तरीका भी होता है इसको ना इनिशियलाइज़ करने का। आपने फॉर एग्जांपल एन एक वेरिएबल ले लिया है, ये बेसिकली टोटल डिक्लेयरिंग होगी, और उसके बाद दूसरी लाइन में अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो ये एरे की क्या है, इनिशियलाइजेशन है। तो पहली लाइन जो है वो आपके पास क्या है, ये एरे की क्या है, ये सॉरी वेरिएबल की क्या है, इनिशियलाइजेशन है। ठीक है, ये आपके पास इनिशियलाइजेशन है, और ये जो है आपके पास डिक्लेरेशन है। ठीक है, तो ये आपके पास मल्टीपल वेज हो सकते हैं। आप चाहें एट द सेम टाइम भी इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, और आप चाहें तो बाद में भी डिक्लेयर और इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं, एक में साइज़ डिफ़ाइन करें और एक में साइज़ डिफ़ाइन किए बगैर भी आप क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर करवा सकते हैं। अब देखें आपके पास जब आपने वो साइज़ डिफ़ाइन किया ना, तो कुछ इस तरह से पहली वैल्यू आपके पास क्या है, मार्क्स ऑफ 0। ये जो 0 1 2 3 4 लिखा हुआ है ना, ये आपके पास इंडेक्स है, सबस्क्रिप्ट है। ठीक है, अगर 4 लोकेशन बन जाएंगी तो हर लोकेशन का कोई ना कोई एक सबस्क्रिप्ट ज़रूर होगा, और उसी की मदद से आप वैल्यू को असेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास एक और चीज़ आती है कि अगर आपने वैल्यू को असेस किया, आपने एक एरे डिफ़ाइन किया है और एरे डिफ़ाइन आपने 10 साइज़ का कर लिया है, और आप उसमें से उसकी ज़्यादा वैल्यूज़ उसके अंदर आपके पास रख रहे हैं, या उससे ज़्यादा वैल्यूज़ उसमें से असेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास एरर जो है ना वो जनरेट नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो आपके पास आ सकती है। तो एक चीज़ लास्ट चीज़ आप लोगों को यहाँ पर दिखाता जाऊँ, तो ये बेसिकली इस तरह से मेमोरी लोकेशंस बन जाती हैं। पहले अगर एरे डिक्लेयर करते हैं तो इस तरह से स्पेस रिजर्व हो जाएगी, और उसके बाद जब आप उसे इनिशियलाइज़ करेंगे इस तरह से वो वैल्यूज़ क्या करेंगे, उस एरे में स्टोर हो जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम 1 डायमेंशन 1D एरे 2D एरे जो है ना उसका थोड़ा सा डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है जी, इसको समझें, अंडरस्टैंड करें, और क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पर लाजमन पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।